पार्टीशन ऑफ इंडिया के पहले पार्ट में आपने देखा कि जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब जिन्ना की आगे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। जिन्ना का पॉलिटिक्स से जुड़ने के पीछे कोई समाज सेवा की भावना या ब्रिटिशर्स से आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि जिन्ना खुद को देश के एक बड़े लीडर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए जिन्ना ने हमेशा गलत रास्ता चुना। जिन्ना ने हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स की और उन्हें जब भी मौका मिलता वे पॉलिटिकल नेगोशिएशन में तब तक पीछे नहीं हटते जब तक कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा ना मिल जाए। जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन की उस वक्त कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट के पक्ष में थे और उस वक्त जिन्ना का भी यही विचार था। साथ ही जिन्ना का विचार था कि इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़कर ही मिलेगी। आज़ादी के लिए वे कानूनी लड़ाई के अलावा अन्य तरीकों से सहमत नहीं थे, ना ही कांग्रेस के आंदोलन के तरीकों से, ना ही क्रांतिकारियों के। जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अपने पॉलिटिकल कैरियर की स्टार्टिंग में उस वक्त के अध्यक्ष नोराजी के सचिव के रूप में काम किया और 1909 में बॉम्बे विधान परिषद के मुस्लिम सीट के लिए चुने गए। कुछ टाइम के बाद 25 जनवरी 1910 को जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। जिन्ना पहले मुस्लिम लीग के घोर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। तभी कुछ टाइम बाद ही 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। तब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया को भी वार में शामिल कर लिया और ब्रिटिश इंडिया आर्मी को भी फ्रंट पर भेजा। कांग्रेस ने वर्ल्ड वार में इंडियन सोल्जर्स का यूज करने के लिए ब्रिटिशर्स का घोर विरोध किया, लेकिन जिन्ना ने अपनी फितरत के अनुसार कांग्रेस के विरुद्ध जाकर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और दावा किया कि जब ब्रिटिशर्स वॉर जीत जाएंगे तो इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, जबकि वास्तव में हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। वर्ल्ड वार के स्टार्टिंग पीरियड में ही ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कहीं इस वार का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस और क्रांतिकारी कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दें, तो उन्होंने इंडियन सिक्योरिटी एक्ट 1915 बनाया। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल, राइटिंग, स्पीच, कैंपेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की आज़ादी देता था और इसने एडमिनिस्ट्रेशन को अनलिमिटेड पावर दी। इसी एक्ट के हेल्प से पंजाब, बंगाल का आंदोलन को चलने में मदद मिली। ब्रिटिशर्स ने यह सब जब किया जबकि लगभग 13 लाख इंडियन सोल्जर और लेबर ने यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशर्स की सेवा की और उनकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। भारत सरकार और राजाओं ने भी भोजन, धन और हथियार की एक बड़ी खेप भेजी। ब्रिटिशर्स ने बदले में इंडिया को यह एक्ट दिया। इस एक्ट का पूरे कंट्री में जबरदस्त विरोध हुआ और 13 अप्रैल 1919 में इसी की वजह से जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ। इसके विरोध में गांधी जी ने रोलेट आंदोलन किया और इधर जब जिन्ना 1916 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तो उन्होंने 29 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराया, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस को ख़त्म करके दोनों को राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ लाया गया और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया गया। हालांकि यह समझौता कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स में जिन्ना का कद जरूर ऊंचा कर गया। जिन्ना ने 1913 और 1914 में लंदन की यात्राएं की। बाद में कांग्रेस ने अपने कांग्रेस डेलीगेट के चेयरमैन के रूप में कांग्रेस के प्रस्तावित काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बिल पर इंग्लैंड की संसद में पैरवी करने के लिए भेजा। जिन्ना ने 1916 में इंडिया में होम रूल, जो कि एजुकेटेड इंग्लिश बोलने वाले हाई सोसाइटी के इंडियंस के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए एक मंच था, उसकी स्थापना करने में मदद की। यह आंदोलन लगभग 2 साल चला। बाद में होम लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया। अब बात करते हैं जिन्ना की लव लाइफ की। जिन्ना की जैसे पॉलिटिकल लाइफ चर्चा में रही, उससे ज़्यादा कहीं उनकी लव लाइफ चर्चा में रही। जिन्ना के एक दोस्त थे दिनीशा पेटेट मानेकशॉ, जो कि पारसी और बड़े उद्योगपति थे और JRD टाटा के बहनोई थे और कांग्रेसी होने के साथ साथ सेकुलर विचारों के आदमी थे। इनके एक बेटी थी जिसका नाम रत्नाबाई, जिसे सब प्यार से रति कहते थे। जिन्ना का अक्सर उनके घर आना जाना होता रहता था। उनके घर आने जाने के दौरान ही जिन्ना को रति से प्यार हो गया और जिन्ना रति के प्यार में डूब गए।
रति भी उनसे प्यार करती थी। 1916 में दिनिशा पेटेट ने अपने घर पर एक प्रोग्राम किया। उसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया गया। इस आयोजन में तमाम बातें हुई और इसी दौरान जिन्ना ने दिनिशा से पूछा कि आप इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। इस पर दिनिशा ने कहा कि ऐसे विवाह राष्ट्रीय एकता के लिए अहम हो सकते हैं। तब तक दिनिशा को अंदाजा भी नहीं था कि जिन्ना उनकी बेटी के बारे में ही बात कर रहे हैं और जिन्ना के उनकी बेटी से संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि रति जिन्ना से 24 साल छोटी थी और खुद दिनिशा केवल जिन्ना से 3 साल ही बड़े थे। कुछ दिन के बाद जब जिन्ना ने उनके सामने रति से शादी का प्रस्ताव रखा तो दिनिशा भौचक्के रह गए और यह सुनकर उन्होंने जिन्ना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस समय रति की उम्र 16 साल थी। पारसी कानून के तहत शादी की उम्र 18 साल थी। तब दिनिशा अदालत जाकर यह आदेश ले आए कि 18 साल की उम्र तक रति अपने बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती और उन्होंने बेटी के बाहर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जिन्ना ने 2 साल इंतजार किया और सही टाइम आने का वेट करने लगे और टाइम आया 20 फरवरी 1918 को, जब दिनिशा पेटेट रति के भव्य जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। उसी दिन मौका पाकर जिन्ना रति को भगा कर ले गए। 9 अप्रैल 1918 को यह खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। इस घटना से उस वक्त पारसी समुदाय पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा और इस घटना ने पारसी समुदाय को झकझोर कर रख दिया। शादी के 1 साल बाद 15 अगस्त 1919 को जिन्ना के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने इसका नाम दीना रखा। कुछ समय बाद दोनों में डिफरेंसेस आने लगे। हालांकि जिन्ना ने शादी को बचाने के लिए रति के साथ इंग्लैंड की यात्राएं भी की, लेकिन फाइनली जिन्ना की यह शादी भी लंबी नहीं चली। दोनों में अलगाव हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। एक बार फिर जिन्ना पॉलिटिक्स में बिजी हो गए और इसी दौरान मुंबई में लंबी बीमारी के बाद 20 फरवरी 1929 को जिन्ना की वाइफ रति की डेथ हो गई। ये एक अजीब संयोग था कि रति की जन्म की और मृत्यु की डेट एक ही थी। रति की मौत से जिन्ना टूट से गए और जिन्ना के करीबियों ने जिन्ना को पहली बार रोते हुए देखा। इधर 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स की नीति से परेशान होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उस वक्त तक गांधी कांग्रेस के सबसे पावरफुल और सर्वमान्य नेता बन चुके थे, जो कि जिन्ना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जिन्ना प्रत्येक बात में गांधी का विरोध करने लगे। जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो बुलाए जाने के बावजूद भी जिन्ना उस अधिवेशन में नहीं गए और जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का भरपूर विरोध किया। क्योंकि लीग के कुछ लीडर्स भी आंदोलन के पक्ष में थे, इसलिए जिन्ना ने नागपुर में ही होने वाली मुस्लिम लीग की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मेंबरशिप को छोड़कर सभी पदों से रिजाइन कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने नई पार्टी बनाने का भी विचार किया। फिर सितंबर 1923 में जिन्ना को नई केंद्रीय विधानसभा बॉम्बे के लिए मुस्लिम मेंबर के रूप में चुना गया। क्योंकि जिन्ना हमेशा वो काम करते थे जिससे कि फाइनली ब्रिटिशर्स को ही फायदा पहुंचता था, तो ब्रिटिशर्स उनको बहुत पसंद करते थे। इसीलिए 1925 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने की पेशकश की गई और जिन्ना ने उत्तर दिया कि मैं स्पष्ट रूप से मिस्टर जिन्ना बनना पसंद करूंगा। 1928 में जब लॉर्ड बिरकेनहेड ने कांग्रेस को भारत के संवैधानिक परिवर्तन में प्रस्ताव देने के लिए कहा, तो कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे कि नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन आदत के अनुसार जिन्ना ने इसका फिर विरोध किया और अपना 14 सूत्रीय ड्राफ्ट पेश किया, जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और जिन्ना पॉलिटिक्स में अलग थलग पड़ गए। अगर आप नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 सूत्र पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अब जिन्ना को इंडियन पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर डार्क नजर आने लगा, तो ये इंडिया छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए और प्रिवी काउंसिलिंग में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। वहीं उन्होंने अपने रहने के लिए घर भी खरीद लिया। जिन्ना ने वहाँ भी मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। वॉलपर्ट लिखते हैं कि अगर जिन्ना को वहाँ लॉर्ड बना दिया होता तो जिन्ना जीवन भर इंग्लैंड में ही रहते। 1933 में जब मुस्लिम लीग बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, तो उस वक्त के मुस्लिम लीडर्स, जिनमें लियाकत अली खान, इकबाल आदि प्रमुख थे, उन्होंने अन्य लीडर्स के साथ जिन्ना से मिलकर वापस इंडिया आने की रिक्वेस्ट की।
तब 1934 में जिन्ना फिर एक बार इंडिया वापस आ गए और मुस्लिमों ने अक्टूबर 1934 में केंद्रीय विधानसभा में उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। 1937 में ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की डिमांड पर कुछ शर्तों के साथ इंडिया के स्टेट इलेक्शन कराए, जिसमें कि मुस्लिम लीग, जहां मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, वहां भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी और लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1937 की इस चुनावी हार का जिन्ना पर जबरदस्त दर्दनाक प्रभाव पड़ा और अगले 2 साल तक जिन्ना लीग के लिए मुसलमानों के बीच पैठ बनाने का काम करते रहे। 1930 में इकबाल ने मुस्लिम राष्ट्र और 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की डिमांड कर चुके थे। जिन्ना ने इकबाल को अपना गुरु मानना शुरू कर दिया था और अपनी स्पीच में इकबाल और लियाकत अली खान के भाषणों और उनकी मांगों का इस्तेमाल करने लगे और पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर मुस्लिमों को अपने और लीग के पक्ष में करने की कोशिश करने लगे। इनके इस काम में कहीं ना कहीं जाने अनजाने कांग्रेस की नीतियों ने भी जिन्ना की मदद की। इतिहासकार यान टेलबॉट बताते हैं कि स्टेट इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस ने सभी स्टेट गवर्नमेंट में मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का कोई प्रयास नहीं किया और कुछ ऐसे कानून भी बनाने की बात हुई जिसमें कि मुसलमानों में नाराजगी हुई, जिसमें प्रमुख गोहत्या बैन करना और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात थी, जिसकी वजह से मुस्लिमों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगी। तभी से मुस्लिमों का झुकाव जिन्ना की तरफ होने लगा। अब जिन्ना खुलेआम मोहम्मद पैगंबर के मॉडल की बातें करने लगे और पूरी तरह से इकबाल के रंग में रंग गए और जिन्ना ने कांग्रेस के साथ कंप्रोमाइज के सारे रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए बाकी की स्टोरी के लिए आप अगला पार्ट जरूर देखिए, जिसमें आप जिन्ना के अनदेखे और अनसुने पहलू को जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अगला पार्ट देख सकें और हम और आप यूं ही मिल सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।